नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतर्दर्शन के अंतर्गत आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ अंजलि के जीवन कथा पर आधारित उपन्यास 2 पल सुकून के भाग 60। साथ में आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। पुरुषोत्तम दास जी चाहते हैं कि प्रकाश, जो आजकल ऑफिस के बजाय घर में बैठकर कंपनी के काम कर रहा है, वह अब रोज ऑफिस में आकर बैठे और ऑफिस में बैठकर ही काम करे। ऐसे में उनके बातों पर प्रकाश किसी प्रकार की जवाब दिए बगैर चुपचाप रहा। ऐसे में फिर से पुरुषोत्तम दास जी कहने लगे, क्या बात है प्रकाश? लगता है आपने मेरी बात को समझा नहीं। मैं कह रहा था कि। इतने में जवाब देते हुए प्रकाश अपना सिर को झुकाकर हिलाते हुए कहने लगा, जी मैं समझ गया, जैसे आपकी इच्छा। मैं सोमवार से रोज ऑफिस में आ जाऊंगा, आप चिंता ना करें। बातों बातों में पुरुषोत्तम दास जी कहने लगे, अगर आपकी आपत्ति है तो कहिए। जवाब में प्रकाश कहता है, नहीं सर, आपके बात पर भला मुझे आपत्ति कैसे हो सकती है? आपने जो कहा है बिल्कुल सही है, आप चिंता न कीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं सोमवार से ऑफिस में आ जाऊंगा। प्रकाश अपना ड्यूटी पूरा करके घर में आ गया और मन ही मन सोचने लगा, जरूर पुरुषोत्तम दास जी के मन में कोई शंका आ गई होगी। हालांकि मैं घर पर जो ऑफिस खोल कर रखा हूँ उनमें जो अलग से दूसरे कंपनी के काम करता हूँ वह अपने ऑफिस टाइम के उपरांत करता हूँ। ऐसे में उनकी कंपनी के किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं होती है। फिर भी अगर उनके यही इच्छा है कि मैं रोज ऑफिस में जाऊं तो कोई बात नहीं, मैं ऑफिस में जाऊंगा, वहां से घर में लौटने के बाद बाकी काम कर लूंगा। मगर कुछ भी हो, कुछ तो बात है, नहीं तो अचानक उन्हें मुझसे ऐसी बात कहने की जरूरत क्यों पड़ गई है? अगर मैं दूसरे कंपनी के काम करता हूं तो मुझे कुछ अतिरिक्त पैसे मिल जाती है, जिससे अपने को आर्थिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। मगर मुझे फिर से ऑफिस में बुला लेने के पीछे जरूर कोई राज है। कोई बात नहीं, बात इतना होगा कि पहले मैं अपने सुविधा के अनुसार रहता था और काम करता था, अब उनके सुविधा के अनुसार रहना होगा। काम तो वही होंगे मगर मुझे रोज वही काम ऑफिस में बैठकर करने होंगे। कोई बात नहीं, अब तो अंजलि के तबीयत पहले से अच्छा है, पूर्वा भी अब बड़ी हो गई है, अंजलि के माँ की भी तबीयत पहले से अच्छा है। ऐसे में मुझे ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके पिताजी भी अब अच्छे हैं। एक तरफ से कहा जाए तो हमारे परिवार पर जो कह आ गई थी वह लगभग नहीं है। और जहाँ तक सुविधा और असुविधा की बात है, यह सब तो चलता ही रहता है। प्रकाश अब नियमित रूप से ऑफिस जाने लगा। सुबह सुबह स्कूटर में रोज टाइम से ऑफिस में चला जाता और शाम लगभग 7-8 बजे घर में वापस आने के बाद अपने कमरे में बैठकर दूसरी कंपनियों के काम करता रहता है। ऐसे में काफी रात तक काम करने के पश्चात उसे काफी थकावट महसूस होने लगी, फिर भी वह अपने जोश के साथ काम करने को तत्पर रहता है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए कि अचानक कंपनी के अकाउंट सेक्शन के जो इंचार्ज है उनकी तबीयत बिगड़ गई। 75 साल की देवेंद्र जी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ऐसे में उन्हें तत्काल प्रभाव से छुट्टी कर दी गई। ऐसे में कंपनी के मालिक विद्याधर जी ने एक रोज प्रकाश को अपने केबिन में बुलाकर अपने पास बिठा लेते हैं और धीरे से कहने लगे, प्रकाश, आपने इतने दिनों तक जिम्मेदारी के साथ हमारे कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर की पद संभाला और अपने जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। मगर आज से आपको एक और नई जिम्मेदारी निभानी होगी। आप तो जानते हो कि देवेंद्र जी के तबीयत खराब रहने के कारण उनको सेवा से निवृत्त कर दी गई है। ऐसे में अब से आपको अकाउंट के काम भी संभालने होंगे, जब तक कि हमें कोई जिम्मेदार आदमी ना मिल जाता। आप बीच बीच में मार्केटिंग के विषय में ऑफिस में बैठे अपने लोगों को समझा दीजिएगा, जहां की जरूरी समझते हैं। बाकी समय आप पूरा अकाउंट्स पर ध्यान दीजिएगा। आज से आपकी तनख्वाह में इजाफा कर देंगे। प्रकाश कुछ कहे बगैर चुपचाप रह गया। कुछ देर के बाद कहने लगा, सर, मुझे नहीं लगता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। मुझे अकाउंट्स के कोई ज्ञान नहीं है।
ऐसे में आप इसका जिम्मेदारी किसी और को दे देते तो शायद अच्छा होता, क्योंकि मुझे अकाउंट्स का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ऐसे में विद्याधर जी फिर से कहने लगे, मेरे विचार में आप ही एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति हैं जो इस काम को बखूबी निभा सकते हैं। ऐसे में कुछ देर के बाद प्रकाश कहने लगा, ठीक है सर, आप जैसे कहेंगे। और मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं क्यों यह लोग मेरे ऊपर इतना वजन डालने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं उनका अभिप्राय कुछ और तो नहीं है। पहले तो इन लोग मुझे ऑफिस में बुला लिया, फिर साल भर गया कि नहीं उन लोग मुझे अकाउंट का काम सौंप दिया। मुझे तो कुछ संदेह हो रहा है, और ऐसा करने के पीछे भला क्या कारण होगा। यह लोग चाहते तो किसी और को यह जिम्मेदारी दे सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा ना करके मुझे जिम्मेदारी देकर मुझ पर बोझ डाल दिया है। कुछ दिन बीत जाने के पश्चात एक रोज प्रकाश विद्याधर जी से मिलने को उनके केबिन में चला गया और बड़े ही विनम्रता के साथ कहने लगा, सर आपका बड़पन है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अकाउंट सेक्शन को संभालूं, मगर मुझे लगता है कि मुझे तो अकाउंट के विषय में बिल्कुल ही कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे में मैं अकाउंट की जिम्मेदारी कैसे निभा पाऊंगा। आपका कहना मैं टाल नहीं सकता, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम को निष्ठा पूर्वक संभाल पाऊंगा। मुझे भय भी है कि कहीं कुछ गलती हो जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि मुझे अकाउंट का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। जवाब में विद्याधर जी कहने लगे, तुम चिंता ना करो, ऐसा तो बहुत से लोग हैं अकाउंट को संभालने के लिए, मगर मुझे एक ईमानदार लोग चाहिए जो इस काम को बड़े ईमानदारी के साथ निभाएं। विद्याधर जी के आगे प्रकाश और कुछ ना कह सका। उनका प्रेम और विश्वास के आगे प्रकाश के जुबान बंद हो जाती है। वह वहां से निकलकर अपने केबिन में आ गया और चुपचाप बैठकर सोचने लगा, कुछ तो बात है। विद्याधर जी बहुत ही नेक आदमी है, कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है कंपनी में। जिस कंपनी को बचाने हेतु उन्होंने मुझे ही जिम्मेदारी सौंपकर चिंता मुक्त होना चाहते हैं। दिन बीतते गया और समय के साथ साथ प्रकाश का संदेह और भी गहराता जा रहा है। अकाउंट में चारों ओर कुछ ना कुछ गलत दिखाई दे रही है, जो लेजर के साथ मेल नहीं खाते। संबंधित व्यक्ति को पूछने पर जवाब में एक ही बात सुनाते हैं, सर आप तो अकाउंट्स पढ़े नहीं हो ना, इसलिए आपको यह गलत लग रही है। आप उन्हें दिखाओ जो अकाउंट्स पढ़े हैं। देखना कि आपको जो गलत दिख रही है वह असल में गलत नहीं है। प्रकाश चुपचाप हो जाया करता और सोचने लगता है कि जरूर विद्याधर जी को इन सभी का खबर मिल चुकी है, तभी इस खतरे से बचने के लिए मुझे अकाउंट की जिम्मेदारी संभालने को कहा। मगर अगर पूरा सिस्टम ही खराब है तो भला आपको सही गलत का आकलन का पता कैसे चलेगा। मुझे लगता है कि अब मेरी नौकरी खतरे में है। इस कंपनी में केवल एक विद्याधर जी को छोड़कर सभी डायरेक्टर लोगों के इशारे पर बहुत से पैसा की गफलत किए जा रहा है और कंपनी को नुकसान पहुंचाने की काम की जा रही है। यह लोग चाहते हैं कि मैं भी इस खेल की हिस्सा बन जाऊं। अगर मैं इस खेल की हिस्सा बन जाता हूं तो कोई खतरा नहीं, ऊपर से मेरे जेब में भी कुछ अतिरिक्त पैसा आ जाएंगे। अगर मैं इस खेल की हिस्सा ना बनता हूँ या तो यह लोग किसी और तरीके से मुझे फंसा देंगे, या तो यह लोग चाहेंगे हैं कि मैं खुद रेजिग्नेशन देकर चला जाऊं ताकि उनके काम आसानी से चलती रहे। और मुझे भी लगता है कि इस समय मुझे रेजिग्नेशन देकर चले जाना ही बेहतर होगा। नौकरी तो मुझे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। हाँ, तनख्वाह कम या ज्यादा वह बात अलग है, मगर इन सब लोगों के बीच में रहना खतरे से खाली नहीं है। प्रकाश मन ही मन सोचने लगा। घर में आकर भी प्रकाश बड़ा ही चिंता मग्न रहता है और सर्वदा ही सोचता है रहता है। अब तक तो पता नहीं कंपनी में क्या क्या होता रहा, मगर अब तो पता चल ही गया कि कंपनी में विशेषकर अकाउंट के मामले में कुछ भी अच्छा नहीं चल रही है। शायद यह विषय बड़े दिनों से चल रही होगी, मगर विद्याधर जी इस पर कुछ कह नहीं पा रहे हैं। प्रकाश सोचता है, क्या इस विषय में मुझे अंजलि के साथ चर्चा करना ठीक रहेगा? क्या वह कोई सही राय दे पाएगा? फिर भी आज नहीं कल तो उससे चर्चा करने ही होंगे। पता नहीं कब क्या हो सकता है कि कल को कोई सही निष्कर्ष निकल जाए।
काम की अधिकता कहीं पर कितना भी रहे मगर शांति से कम होना चाहिए। मन में अशांति लेकर काम करने से कोई लाभ नहीं है। बड़े दिन हो गए इस कंपनी के साथ काम करते हुए, समय के साथ साथ उसका माहौल भी बदल गई है। मालिक तो वही रहे मगर समय के साथ साथ डायरेक्टर लोगों में लालसा भरने लगा। शायद उनके मन में यही चल रहा होगा कि मलिक को मारकर खुद ही कंपनी का मालिक बन बैठे। बिजनेस में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, या तो यह लोग खुद ही कोई दूसरा कंपनी खोलने की योजना बना रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ कह पाना मुश्किल है कि किनके मन में क्या विचार चल रहा है, मगर कुछ तो जरूर है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।